हम क्या जाने, जाना है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाना है कहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। एंड आज हम पढ़ रहे होंगे यार लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली इस चैप्टर की इतनी डिमांड है भैया, आप बायो कब स्टार्ट करवा रहे हो। तो लो यार, आज हम पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेसेस, हम बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो लाइफ प्रोसेसेस आज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर रहे होंगे। देखो यार, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर मैं तुमको पहले ही बताऊं कि तुम इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा ध्यान दे के समझते हो, यहाँ पर यार कुछ टर्मिनोलॉजीज जो तुमको याद करनी है। प्रोसेसेस बहुत ही आसान है, बस जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना होता है कि नहीं। अरे क्या बात है। तो आज हम फटाफट क्विकली इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीटली देख रहे होंगे कि क्या सीन होगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। भाई साहब, ये जो जीवन जिन प्रोसेसेस पर चल रहा है, ठीक है, जिन प्रोसेसेस के कारण ये हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। जैसे कि न्यूट्रिशन, भाई खाना खाना, हमारे लिए खाना खाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। खाना खाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, जब तक हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन उसके बाद में क्या, जब कोई सोर्स ही नहीं है एनर्जी का, जब हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे, है कि नहीं। रेस्पिरेशन, अभी रेस्पिरेशन क्या होता है ये हमको आगे पता चलेगा, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सरल सी भाषा में यार, ऐसी प्रोसेसेस जिसके बिना हम लोग जीवन नहीं बिता सकते, नहीं गुजार सकते, है ना, उनको हम कह रहे होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और ये सारी की सारी प्रोसेसेस हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को आगे अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अरे क्या बात है, हमें जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अरे ग्रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव and utilize food materials necessary for their survival, growth and repair of worn out tissues। तो भाई साहब, एक ऐसी प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म इट रिसीव्स एंड यूटिलाइजेस द फूड मटेरियल्स। देखो कितनी सरल इंग्लिश है, इट रिसीव्स एंड यूटिलाइजेस द फूड मटेरियल्स फॉर, अब भाई क्यों करेगा खाना, हम क्यों कर रहे हैं, फॉर ग्रोथ, फॉर सर्वाइवल, ठीक है, एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, ठीक है। तो बेसिकली खाना क्यों खाना, न्यूट्रिशन क्या है बेसिकली देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव एंड यूटिलाइज द फूड मटेरियल्स नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, सर्वाइवल, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, ठीक है, इन सबको अंजाम देने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस बाय विच वी रिसीव एंड यूटिलाइज फूड मटेरियल इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक काफ़ी फास्ट अच्छी तरीके से विक्ट्री सीरीज में सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। अरे ग्रेट। अब यहाँ पर यार न्यूट्रिशन के ना दो मोड्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बना रहे होते हैं, ठीक है। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो किसी और पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोल रहे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोल रहे होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सबके एग्जाम्पल मैं दूंगा, चिंता मत करो। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। उसमें हम आते हैं कि नहीं आते, ह्यूमंस आते हैं कि नहीं आते। मैंने कहा बिल्कुल आते हैं। क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं। मैं खाना पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हैं, मैं खाना पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कुछ चीज़ पका रहे होते हैं ना। देखो, खाना बनाना, खाना पकाना और खुद ही का फूड बनाने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ये मत समझना कि मुझे मैगी आती है, मुझे रोटी बनाने आती है, मुझे सब्जी बनानी आती है, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। नहीं, अरे वो तो खाना पकाना है। मैं बोल रहा हूँ कि रोटी जिस चीज़ से आ रही है, गेहूँ, क्या गेहूँ से आटा, ठीक है। ऑफकोर्स यार, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। आटा जो होता है कि नहीं, क्या हम आटा अपनी बॉडी में बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। अरे ग्रेट, क्या बात है, अमेजिंग। ओके, अब हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी यार 3 टाइप्स आते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। और इन तीनों को हम डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे। हम समझ गए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हीटरोट्रॉफिक में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, है कि नहीं। अरे क्या बात है, ग्रेट। ऑटोट्रॉफिक का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होता है, हमने सुना है ना फोटोसिंथेसिस, वो भी हम आगे पढ़ रहे होंगे। ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, है कि नहीं। अरे ग्रेट। तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हीटरोट्रॉफिक की, तो जो होलोजोइक था इसके अंदर जो पहला टाइप था, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ह्यूमंस। भैया पहले एग्जांपल दे रहे हो, पहले समझाओ तो सही। मैंने कहा एग्जांपल देख लो एक बार, ठीक है। पैरासाइटिक का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है राउंड वॉर्म, और सैप्रोफाइटिक का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फंगाई, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं।
ओके ग्रेट। सैप्रोफाइटिक, ये जो टाइप है हीटरोट्रॉफिक का, ठीक है, हीटरोट्रॉफिक का जो टाइप है एक सैप्रोफाइटिक, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। तो जो डेड और डीकेइंग मैटर ऐसा होता है ना, ठीक है, ये अपना फूड वहां से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल फंगाई है ना, एग्जाम्पल फंगाई। ओके ग्रेट। पैरासाइटिक की बात करते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ मतलब जो हीटरोट्रॉफिक का जो सेकंड टाइप है पैरासाइटिक, ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना एक होस्ट ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं बिना उसे मारे, ठीक है, बिना उसे मारे। जैसे कि एक एग्जांपल है राउंड वॉर्म। हमारे बॉडी के अंदर मान लो बंटी है, ओके क्या बात है, बंटी का इंट्रोडक्शन फिर से, ठीक है, बंटी है, ठीक है, बंटी की बॉडी के अंदर है राउंड वॉर्म, ठीक है, ग्रेट, क्या बात है, अमेजिंग। लेकिन वो राउंड वॉर्म बंटी को मारता नहीं है, वो राउंड वॉर्म बंटी को मारेगा नहीं, बस उससे फूड ऑब्टेन करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, है ना, ग्रेट। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है पैरासाइटिक, और ये आता है हीटरोट्रॉफिक के अंदर। ये हीटरोट्रॉफिक के अंदर क्यों आ रहा है जरा खुद पूछो, खुद से पूछो क्यों, क्योंकि क्या ये राउंड वॉर्म जो उसके अंदर है क्या वो अपने आप खाना बना रहा है? अरे नहीं, वो एक होस्ट से यानी कि बंटी से अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है। तो पैरासाइटिक हम समझ गए कि भैया वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना रहा है, इट इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम अ होस्ट। और वो एक मजेदार बात यह है कि वो होस्ट को मारता नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चोर होते हैं, ठीक है, खूनी नहीं होते हैं, है कि नहीं, चोर होते हैं, खूनी नहीं होते हैं। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? मैं चोर हूं, ठीक, मतलब वो बोलेगा मैं चोर हूं, ठीक है, मैं खाना चुरा रहा हूं बंटी से, लेकिन मैं बंटी को मार नहीं रहा हूं, है कि नहीं, ऐसा ऐसा है कि नहीं। अरे ग्रेट, क्या बात है, अमेजिंग। अब बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजोइक की बात करते हैं भाई साहब, हम ह्यूमंस, ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉलिड मैटर खाते हैं, राजमा चावल खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, ठीक है, सॉलिड मैटर खाते हैं और बाद में उसको पचाते हैं, ठीक है, बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं। हम बोलते हैं ना कि मेरा खाना अभी पचा नहीं है, मैं खेल नहीं सकता, या फिर मैं खाना पचाने के लिए वर्क करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली जो खाना हम खा रहे हैं, हम सॉलिड मैटर खाते हैं और फिर उसको पचाते हैं। एग्जाम्पल है हम ह्यूमंस, अरे एनिमल्स लिखा है, मैंने कहा ह्यूमंस लिख देते हैं। क्या फील हम समझ पा रहे हैं? अरे क्या बात है, ग्रेट। ये क्या है भाई साहब, अभी आगे समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस की हम बात करने वाले होंगे अभी, ठीक है। द प्रोसेस, देखो तुम इसको बड़ी ही शिद्दत से लिखोगे, द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हमने अभी देखा ना, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अरे क्या बात है। तो बेसिकली यार तुमको इतना दिमाग में नहीं रखना, तो बस इतना याद रखना यार कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूजिंग क्लोरोफिल या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। देखो यार ये चीज़ तुमको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, ग्रेट। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यूजिंग क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बात खत्म। हमें CO2, पानी, सनलाइट और हमारा जो क्लोरोफिल है वो मेंशन करना होता है, ठीक है, क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। अब यार अब बेसिकली ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है यार, इसकी जो इक्वेशन है ये तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है। तो हमारा क्या टास्क है आज का, NCERT का, मैंने बोला यार जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो हम हमारी बुक से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नहीं तो तुम इंटरनेट पर जाकर खुद सर्च करोगे। लेकिन ये है हमारा एक सेल्फ टास्क। अगर तुमको नहीं पता तो मैं हमेशा एक लेक्चर के अंदर कोई ना कोई ऐसा टास्क दे रहा होता हो जो कि तुम खुद अपने आप अपनी बुक से उसे देख रहे होते हो, है कि नहीं। तो ये टास्क है तुम्हारा कि फोटोसिंथेसिस की आज हम रिएक्शन या फिर जो इक्वेशन है वो देख रहे होंगे, ग्रेट। यार आपकी बुक के अंदर ये कुछ 3 ऐसे टेक्स्ट दिए हुए हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको अभी हम समझ रहे होंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय क्लोरोफिल, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू केमिकल एनर्जी। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लिटिंग होती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या बात है। अब बेसिकली देखो यार फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से इन्हीं कुछ रॉ मटेरियल से, इन्हीं कुछ चीज़ों से जो हमारा प्लांट है वो अपना खाना बना रहा होगा। तो देखो जरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर हैं, ठीक है। इन्हें आप या तो याद कर सकते हो या तो समझ सकते हो, मैंने तुमको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। या फिर अगर इसको तुमको बहुत ही डिटेल में समझना है तो मेरे लेक्चर में जाकर देख सकते हो जहाँ पर मैंने इसको डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। वैसे यार अगर तुम अगर ये चीज़ तुमको पता है ना, ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बस थोड़ी सी और डिटेल में दी हुई है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अब सोचो ज़रा, ये स्टोमेटा नहीं लिखा कुछ भी, भूल जाओ इसको। तुम एक कमरे में बंद हो, ठीक है, तुम एक कमरे में बंद हो। अब इस कमरे में किसी को बाहर से आने के लिए या फिर तुम्हें अंदर से बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा या फिर एक खिड़की की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ या ना? अगर रूम पूरा पैक्ड है, रूम अगर पूरा पैक्ड है तो तुम पूछो कि भैया मैं आया कैसे? मैंने कहा आ गए, ठीक है, गलती से टाइम ट्रेवल करते हुए आ गए। इस रूम में ना तो कोई दरवाज़ा है ना ही कोई खिड़की है, क्या तुम बाहर जा पाओगे? मैंने बोला नहीं। क्या कोई अंदर आ पाएगा बाहर से? मैंने बोला नहीं। तो एक पाथवे चाहिए ना, एक ऐसा कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि मैं बाहर जा सकूँ। एक दरवाज़ा चाहिए, खिड़की चाहिए। सिमिलरली यार हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो छोड़ते हैं, इसके एक्सचेंज के लिए कोई तो ऐसा गेटवे चाहिए, है कि नहीं? कोई तो ऐसा गेटवे चाहिए जिसके थ्रू ये हो सके, तो वो यार हमारा स्टोमेटा होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या फंक्शन है। दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है कि नहीं? दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा था कि यार प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। ओहो भैया क्या बात है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कैसे ले रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो ये जो स्टोमेटा है, दिस अलाउज, है ना, ये ऐसा ओपन हो जाता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से फिर एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। अब हम यार ट्रांसपिरेशन के बारे में भी आगे समझ रहे होंगे। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सर्फेसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा। अब भाई जब गेटवे यही है, ठीक है, जब बाहर आने जाने का रास्ता ही कुछ इस प्रकार है, ठीक है, तो यार यहाँ से क्या हो रहा होता है ना कि पानी का लॉस हो रहा होता है। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है, जो पानी का लॉस होता है, वो भी इस स्टोमेटा से ही हो रहा होता है। ये स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। क्या बात है, ओके ग्रेट। और तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट मिलते जुलते हैं। मैंने तुमको तीसरा पॉइंट पहले पॉइंट में ही समझा दिया। अलाउज द इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो लेता है, तो वो अलाउ करता है कैसे? स्टोमेटल पोर ओपन करके। एंड ऑक्सीजन बाहर देने के लिए भी हमें यही काम आ रहा होता है। क्या बात है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, जो कि अपना खाना ना बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना खाना बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेंगे और फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आर फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है। वैसे इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, लेकिन मैंने सोचा कि बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले होंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो हम इंसानों में किस तरीके से हम खाना खाते हैं, वो पेट तक जाता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और उसके बाद में चलो छोड़ो, है कि नहीं? अरे ग्रेट, क्या बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो यार, डाइजेशन जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये स्टार्च के डाइजेशन में काम आ रहा होता है, ठीक है। क्या ये फिल्म समझ पा रहे हैं? एक एक लाइन के आंसर्स हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है। क्या? डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। क्यों? सलाइवरी अमाइलेज, वो जो सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर होता है, ठीक है, उसमें जो सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ना। तो जब यहाँ पर कुछ डाइजेशन हो रहा है तो यहीं से शुरुआत हो रही है। ओके ग्रेट, क्या बात है। अब ये पूरा पोर्शन हम आगे समझते हैं, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। हमने क्या बात की? बकल कैविटी, यानी कि जो हमारा मुंह होता है। हम क्या करते हैं? हम खाना खा रहे होते हैं, तो क्या हम खाना निगल जाते हैं? नहीं, हम खाना नहीं निगलते। हमको मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, खाना निगल मत, खाना अच्छे से चबा चबा के खा। कारण क्या है? कारण कुछ इस प्रकार है। जो हमारे टीथ होते हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं? मैंने कहा यार खाने के लिए, ठीक है। हम खा रहे होते हैं, ठीक है, हम खाने को चबा रहे होते, ठीक है ग्रेट। तो टीथ हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ओके, स्टार्च जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड। बेसिकली हमने क्या देखा कि स्टार्च का डाइजेशन हो रहा होता है, तो कुछ इस प्रकार हो रहा होता है कि स्टार्च जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनटू माल्टोज, ठीक है ग्रेट अमेजिंग। द मूवमेंट ऑफ टंग। अब बेसिकली हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी टंग की भी मूवमेंट हो रही होती है ना। आज जब खाना खाओगे ना तो इमेजिन करना, नोटिस करना, जब खाना खा रहे होते हैं तो टंग की मूवमेंट हो रही होती है। उससे क्या होता है ना कि जो हमारा पूरा खाना होता है, अब हमने यार रोटी सब्जी खाई, ठीक है, और उसके बाद में मान लो कि हमने टमाटर खाया, है ना, हम सैलड खा रहे हैं, तो क्या हो रहा होता है? क्या पेट में ऐसा अलग अलग जाता है? नहीं, वो तो यार पूरा एक ऐसा बॉल टाइप बन के पेट में जा रहा होता है ऐसा पूरा एक, मान लो तुमने रोटी खाई, सब्जी खाई और यहाँ पर टमाटर खाया बाद में, ठीक है, तो पूरा ऐसा घिसट पिचट मिक्स होकर, ठीक है, पेट में जा रहा होता है कि नहीं? ग्रेट। तो वो जो चीज़ हमारे पेट में अब जाने वाली है पूरा च्यू करने के बाद में, वो होता है बोलस, ठीक है। तो हमारा जो खाना है वो पूरा ऐसा मिक्स हो जाता है, ठीक है ग्रेट। एंड जो टंग होती है और जो हम खा रहे होते हैं, बेसिकली इट टर्न्स द फूड, जो हमारा पूरा मास होता है फूड का, वो बोलस होता है, ठीक है। तो ऐसे जो, ठीक है, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके ग्रेट अमेजिंग। तो डाइजेशन स्टार्ट्स बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। सलाइवरी अमाइलेज से क्या हो रहा होता है? जो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, उससे हमारे स्टार्च का डाइजेशन हो रहा होता है। क्या बात है, ओके ग्रेट। अब यहाँ से यार जो सोचो,
अगर हमें लॉन में पानी डालना है, ठीक है, अगर हमें लॉन में पानी डालना है और यहाँ पर पानी की टंकी है, ठीक है, और यहाँ पर नल है, बेसिकली मान लो यहाँ पर जो है वो कुछ इस प्रकार का नल है, ठीक है, अरे ग्रेट, क्या बात है। तो वो नल में हम क्या करते हैं, क्या इस मान लो कि नल यहाँ पर कहीं तो भी है, ठीक है, और लॉन यहाँ पर कहीं तो भी है। अब यहाँ से इस नल से अगर हमको पानी यहाँ पर डालना है तो हमें पाइप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमने जो खाना खाया है, जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उसको हमारे पेट तक पहुँचाना है तो किसी ना किसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। इस केस में वो पाइप जो होता है वो होता है ईसोफेगस, ठीक है, वो होता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो है इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा होता, ठीक है, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा होता। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हेल्प्स टू पास द फूड डाउन। अब सोचो यार, जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो हमारे पेट तक कैसे पहुंचेगा, तो यार पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो रही होती है जिसके कारण जो है वो फूड धीरे 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 हमारा नीचे जा रहा होता है, ठीक है, ग्रेट। अब एक बार इसको बुक में देखना, आप समझ जाओगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, अरे ग्रेट भैया। तो फिर आप पढ़ा रहे हो हम बुक में देखें, मैंने बोला यार इसके साथ साथ एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी यार बिना एनसीईआरटी के कोई भी काम नहीं करेंगे, है कि नहीं, ग्रेट। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मुंह के अंदर जो स्टार्च था उसका डाइजेशन हो गया। अब जो बोलस है वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जा रहा होता है पेट के अंदर। तो बेसिकली ईसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही होती है, जिसके चलते जो फूड है वो नीचे 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 जा रहा होता है। अरे क्या बात है, ग्रेट। अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली जैसे ही हमारा फूड, जैसे ही हमारा खाना पेट के अंदर पहुंच गया, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन डाइजेशन का काम है वो शुरू हो रहा होता है। देखो शुरू तो माउथ में ही हो गया था, लेकिन जो मेन अब तगड़ा वाला तबाही वाला काम है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू, मतलब अब ही हो रहा होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। भैया ये क्या भला है, मैंने कहा समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सीक्रेट कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, है कि नहीं, अरे क्या बात है। और इन गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या हो, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। अब इन तीनों के फंक्शंस की तुमको इंडिविजुअली बात करनी है। कैसे, फंक्शंस ऑफ HCl। देखो HCl का क्या फंक्शन है, ये जो पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये देखो जरा, ये जो पेप्सिनोजेन सीक्रेट हुआ है ना, ये जो पेप्सिनोजेन भी जो पेप्सिनोजेन इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर है, ठीक है, उस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl काम आता है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन, ठीक है। अब ये जो HCl है, ठीक है, जो HCl है वो पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, ओके, ग्रेट। ये HCl का पहला फंक्शन है, ठीक है, ये HCl का पहला फंक्शन है। और दूसरा जर्म्स फॉर्म्स को किल करने के लिए भी काम आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पहला वाला है जिसको हमें ध्यान रखना ही है कि ये क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे समझ रहे होंगे, ठीक है, ग्रेट। अब HCl की बात तो हमने कर ली, अब म्यूकस है तो म्यूकस की बात करते हैं। अब यार जो म्यूकस होता है ना वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, किससे, मैंने बोला इस HCl से। क्यों, क्योंकि कितना भी हो जाए है तो एक एसिड, है कि नहीं, और हमारे स्टमक को कोई डैमेज ना हो, हमारे स्टमक की लाइनिंग को कोई डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम नहीं, ये जो म्यूकस होता है ना ये क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि यार हम इस एसिड से कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, है कि नहीं। तो प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्या बात है, अमेजिंग, अच्छा अमेजिंग, क्या बात है, ग्रेट। और ये जो पेप्सिनोजेन था बेसिकली अब ये कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, हम देख सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, ये कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, किसने किया, HCl ने किया। ये पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन जो होता है, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो HCl था उसने पेप्सिनोजेन को, जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर था, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ग्रेट, अमेजिंग, ऑल राइट। अब बेसिकली यार फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, फर्दर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इट रिसीव्स बाइल जूस, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर, ठीक है। तो ये जो हमारा लिवर है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर लिवर है, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर लिवर है जिसको भी मैं मार्क करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार है ना, ये ब्लैक से जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, या फिर तुम देखो ये जो लिवर है, ठीक है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर, ठीक है, जो कि लिवर सीक्रेट कर रहा होता है कि नहीं, ग्रेट। अब सोचो जैसे कि हमने बात की थी कि HCl का कुछ काम होता है, म्यूकस का कुछ काम होता है ना। अब पेप्सिनोजेन जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया उसका कुछ काम होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस आ रहा है, ठीक है,
उसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, है कि नहीं, उसका काम होता है, ठीक है। उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो बाइल जूस विच इज सीक्रेटेड बाय लिवर, ठीक है, बाइल जूस विच इज सीक्रेटेड बाय लिवर, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। भैया ये क्या भला है, मैंने कहा यार एक बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम मीन्स इमल्सिफिकेशन, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? मैंने बोला यार कि तुम एक बड़ा सा क्ले का बॉल लेके आए और उसके बाद में क्या किया, उसको छोटे 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 बॉल्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस बाइल जूस की भाषा में हम उसको इमल्सिफिकेशन बोल रहे होते हैं कि एक बड़े से फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। अब इसकी और डिटेल्ड डेफिनेशन अगर चाहिए तो अपनी बुक खोल लो, उसमें तुमको दिख जाएगी सामने, है कि नहीं। ग्रेट, तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अरे जब कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो डेफिनेशन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती है। क्या ये वाइब हम समझ पा रहे हैं? अरे क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर, ठीक है, रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लिवर। क्या काम होता है बाइल जूस का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे में ब्रेक करना, ठीक है। अरे ग्रेट, इट ऑल्सो रिसीव्स दिस पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट कर रहा होगा? वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो रिसीव्स पैनक्रियाटिक जूस विच इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। अब यार ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर यार ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज भी होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज भी होता है कि नहीं? अरे क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। जो लाइपेज होता है ये क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट्स है उनको और ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट भैया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब ये जो हमारा बाइल जूस है जो कि लीवर सीक्रेट कर रहा है ना, इट हेल्प्स इन दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि बड़े फैट मॉलिक्यूल को जो है वो छोटे 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 में कन्वर्ट करना, मैंने कहा। और जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से सीक्रेट हो रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो है, इट इज रिसीविंग पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम होम, पैनक्रियाज, ठीक है। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिन और होता है लाइपेज, ठीक है। अब यार देखो, हर टॉपिक जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये टॉपिक हम कभी भी पूरा नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हमें और ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो जो लाइपेज और जो ट्रिप्सिन होते हैं, लाइपेज ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स, ट्रिप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, है कि नहीं, ग्रेट। अब जो फाइनल देखो, हमने खाना खाया, खाने के अंदर थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है कि नहीं, ग्रेट। तो भाई साहब इन सबको फाइनली कन्वर्ट किस में किया गया? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। डाइजेशन का क्या काम है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनर्जी रिलीज करना नहीं है, वो रेस्पिरेशन वाला काम है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए हम डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, है कि नहीं, ग्रेट। तो भाई क्या कन्वर्ट हुआ? मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, जो हमारे फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में। यार ये जो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार आप सोचो, जब आप लिख रहे होगे डाइजेशन के बारे में तो कितना अच्छा रहेगा जब आप मेंशन करोगे कैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं, है कि नहीं, कैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन जो होते हैं कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, ग्रेट। अब यार यहाँ पर क्या हो रहा होता है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर यार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरीके के, है ना, ऐसे फिंगर लाइक ना प्रोजेक्शंस होते हैं, ग्रेट। ये जो फिंगर लाइक, अब यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? क्योंकि भाई साहब अब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये अब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है। इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? भाई खाना बन गया, ठीक है, किचन में खाना बन गया, ठीक है, लेकिन जब तक हम हमारी प्लेट लेकर सर्व नहीं करेंगे और पापा को नहीं देंगे, मम्मी को नहीं देंगे, फिर खुद नहीं खाएंगे, तब तक क्या वो खाना हम तक पहुंच पाएगा? नहीं। सिमिलरली यार क्या हुआ कि अब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, हमने देखा यहाँ पर डाइजेशन हो चुका है कि नहीं, ग्रेट। अब इस डाइजेस्टेड जो भी चीज़ डाइजेस्ट हुई है, इस डाइजेस्टेड फूड को हमें पूरी बॉडी तक पहुंचाना होगा, नहीं पहुंचाना होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसके अंदर होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि होते हैं विलाय, ठीक है। ये विलाय के थ्रू क्या होता है ना कि फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो विलाय की कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो विलाय जो होता है ना, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि भाई साहब एब्जॉर्ब करना है, अगर अच्छा सरफेस, तगड़ा सरफेस एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, है कि नहीं, ग्रेट, अमेजिंग। तो जो विलाय होते हैं इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ओके दूसरी बात, इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अरे सोचो ज़रा, हमारा फूड जो है वो अब डाइजेस्ट हो चुका है कि नहीं। अगर हमें उस फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाना है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो है वो प्रोडक्ट बन चुका है, हमारा जो भी ऑर्डर दिया गया था, ठीक है, मान लो पूरे देश भर से इस फैक्ट्री को ऑर्डर मिले, ठीक है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रक लगे होंगे बाहर, है ना, बहुत सारे ट्रक लगे होंगे, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर फूड क्या है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब जब उसको हमको हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाना है तो क्या वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी? वो ब्लड वेसल्स ही तो हैं जो कि ब्लड के थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी, है कि नहीं। ग्रेट, तो विलय जो है दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। सेम एग्जांपल अगर तुमको याद करना हो तो एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ट्रक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फैक्ट्री में माल, जो भी चीज़ बनी है, उस माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेम केस है। अच्छा, और तीसरा क्या है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी खाना हमने खाया उसके एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो रहा होता, यहाँ पर सिर्फ री एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज़ का? पानी का। ठीक है, किस चीज़ का? पानी का। ओके ग्रेट, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है इट इज थ्रोन आउट थ्रू एनएस। ओहो क्या बात है। इसी के साथ साथ हमने अपना डाइजेशन वाला जो पोर्शन है उसको समाप्त कर दिया है। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया भैया जी डाइजेशन। हमने डाइजेशन जो है वो खत्म कर दिया। हमने बात कर ली ऑटोट्रॉफ्स की, हीटरोट्रॉफ्स की, उसके बाद हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस की। इक्वेशन आप खुद देखने वाले हो, मैंने आपको होमवर्क दिया। मैंने कहा यार कुछ तो काम हम करेंगे एनसीईआरटी से। अच्छा, मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, इसके बाद साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ही सारे सवालों का जवाब है। अरे क्या बात है भैया। अच्छा, अभी हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन, है कि नहीं, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अच्छा, जिसको ये लगता था कि डाइजेशन से जो है उससे एनर्जी मिल रही होती, तो यार वो गलत है। ठीक है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। अरे बाप रे, इतना जोश। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यार उस फूड से एनर्जी निचोड़ने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ओहो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम हर जगह देखते हैं यार ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। क्यों? इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या ये फिल्म समझ पा रहे हैं? ये डेफिनेशन अगर हमको आ गई तो आगे हमको और 4 चीजें समझ में आने वाली है। कैसे भैया? मैंने कहा चलो बताता हूँ। देखो जरा यहाँ पर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ओके, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग एक ही तो बात है। ठीक है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग एक ही बात है, लेकिन नहीं, दोनों में फ़र्क है। सबसे ये दोनों तुमको दिख रहा ना यहाँ पर, मैं तुमको डिफरेंस समझाता हूँ। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है भाई साहब, जो खाना हमने खा लिया, पचा लिया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, अब उससे एनर्जी निचोड़ने के लिए रेस्पिरेशन जो है इस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग के डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, ये क्या है? ये ब्रीथिंग है। ओहो क्या बात है, टेक डीप ब्रेथ, अमेजिंग। अच्छा, तो ये ब्रीथिंग होता है, लेकिन ये कंप्लीटली उल्टा है। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। ये ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। क्या बात है, अमेजिंग। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। जो रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब मैं ब्रीथिंग की बात करता हूं तो ये लंग्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं, हमें फील होता है ना कि हमारे जो लंग्स है वो ऐसे काइंड ऑफ बलून नहीं होता। हमने देखा है बलून, जब हम बलून के अंदर एयर भर रहे होते हैं, ठीक है, तो बलून ऐसा फूलने लगता है। ठीक है, वैसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है, ओके, और फिर एक्सहेल करते हैं, तो तुम देख सकते हो फर्क पड़ता है थोड़ा सा, है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग। तीसरा पॉइंट, इट इज अ केमिकल इनवॉलंटरी प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या जो हमने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद में उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, क्या ये हमारे हाथ में होता है? नहीं, ये तो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। मैंने जो खाना खाया उससे यार उसके बाद में एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि यार उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना ये मेरा काम नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो मेरी बॉडी का ही काम है, लेकिन इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मैं अपने बॉडी को नहीं बोल सकता आज एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं यार, आज बहुत एनर्जी आ गई मेरे अंदर, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, उससे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ब्रीथिंग की, तो यार ये कैसी प्रोसेस है? वॉलंटरी प्रोसेस है। तुम देख सकते हो कि तुम ब्रीथ इन कर रहे हो, फिर ब्रीथ आउट कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में है कि नहीं। जब हम तेज दौड़ रहे होते हैं तो हम बहुत ही तेजी से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। ओके ग्रेट।
अब रेस्पिरेशन के केस में जैसे कि हमने बात की, पूरा जो रेस्पिरेशन है इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज, रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग के केस में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। अगर मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर हो रही होती है। पहला, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, आई गेस पांचवा पॉइंट सेम ही है। और इस केस में ब्रीदिंग जो होता है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? अरे क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो हमें दो टाइप के रेस्पिरेशन जो है वो पढ़ने हैं। पहला है एरोबिक टाइप ऑफ और दूसरा है एनएरोबिक टाइप ऑफ, ठीक है। हमने बचपन में भी पढ़ा यार कि एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज दैट मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, और एनएरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होता है। लेकिन अब हम 10वीं कक्षा में आ चुके हैं, मैंने कहा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, रेस्पिरेशन जो होता है ना, रेस्पिरेशन जो होता है यार, यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारा पाथवे है, ठीक है, ये जो हमारा पाथवे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे पहली बात तो ऐसा है कि रेस्पिरेशन हो रहा होता है सेल के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है सेल के अंदर। तो देखो जरा हमने बात की थी क्या? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करना, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करना, है कि नहीं? तो साइटोप्लाज्म में, है कि नहीं, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है पायरुवेट में। हम देख सकते हैं कि काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक 3 कार्बन की मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया इन साइटोप्लाज्म, है ना, इन साइटोप्लाज्म। अरे क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। अब यहाँ से यार कहानी थोड़ी सी पलटी हुई होती है, ठीक है, यहाँ से कहानी थोड़ी सी पलटी हुई होती है। अगर ऑक्सीजन का कंप्लीट एब्सेंस है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का कंप्लीट एब्सेंस है उस केस में, ठीक है, उस केस में हम ये वाले पाथवे को देख रहे होते हैं, ठीक है, ओके, ग्रेट। और यार इस केस में क्या बन रहा होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लेकिन एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है, यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक, काफ़ी कम एनर्जी होती है, ठीक है, काफ़ी कम एनर्जी होती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो ये पहला केस क्या था? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। देखो यार, किसी मनुष्य के पास में पैसा तो है लेकिन पैसे की कमी है, ठीक है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं लेकिन उसके पास पैसों की कमी है। सिमिलरली ऑक्सीजन है लेकिन लैक है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ओके, ग्रेट। इस केस में बन रहा होता है लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी, ओके, ग्रेट। ये कैसा सीन है यार? देखो जब हम दौड़ते हैं, जब हम भागते हैं तो क्या हो रहा होता है यार? हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग का रेट है वो भी इंक्रीज हो गया होता है। देखो जरा, हम जब भाग रहे होते हैं तो काफ़ी तेज़ हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, है कि नहीं, ग्रेट। अब सीन ऐसा होता है यार कि जो सेल्स होते हैं हमारे, जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, वहाँ तक इनफ ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पा रहा। क्यों नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यार वो सेल तक सफिशिएंट ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पा रहा, और जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा तो वहाँ पर हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ पर हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उस केस में यार लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इस लैक्टिक एसिड से क्या हो रहा होता है, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो भी अगेन इतनी सफिशिएंट नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, इतनी तगड़ी नहीं होती है। अरे अब मेन केस आएगा जो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले हमने बात की अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंस है, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? तो उस टाइम पे यार माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, उस टाइम यार माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है, यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है कि नहीं, और ये काफ़ी तगड़ी एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है, इन सब के कंपैरिजन में, है कि नहीं, ग्रेट, अमेजिंग। तो जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है कि नहीं, एनर्जी तगड़ी होती है। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर ही लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहे होते हैं। अब लैक्टिक एसिड का जो भी सीन है वो आप मुझे बताओगे, है ना। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब इस चीज़ को मैंने यार बहुत ज़्यादा डिटेल में रेस्पिरेशन वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो या तो आप वो जाकर देख सकते हो या फिर इस पाथवे को जो है एक बार खुद से समझ सकते हो, दोनों ही केस में आपको आसानी होगी, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि यार हम बेसिक फंडा समझ चुके हैं कि भाई साहब हमें पता है कि एरोबिक और एनारोबिक 2 टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और फिर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं, ग्रेट, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हमको पता है फिश के अंदर यार गिल्स होते हैं, है कि नहीं, फिश के अंदर गिल्स होते हैं। अरे ग्रेट, क्या बात है, हमारे पास लंग्स होते हैं, है ना, हमारे पास लंग्स होते हैं। तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास में गिल्स होते हैं। जो फिश है हमारी, फिश के पास क्या है, फिश के पास में है गिल्स,
अरे अमेजिंग, ग्रेट। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, रेस्पिरेशन वाले के अंदर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी आसान है। मैं तुमको और 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और रेस्पिरेशन वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। हमें पता है यार, अभी ज़रा ध्यान से देखो, हम जब ब्रीद इन करते हैं तो कुछ इस तरीके से एयर ड्रॉ हो रही होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एयर जो है वो ड्रॉ हो रही होती है। अच्छा, ग्रेट। जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स का साइज जो है वो बढ़ जाता है, लंग्स फूल जाते हैं, है कि नहीं, लंग्स फूल जाते हैं। अब ज़रा सोचो, मान लो कि ये छोटा सा बलून है, ठीक है, ये छोटा सा बलून है, अभी तक इस बलून के अंदर हवा नहीं है, लेकिन जैसे इस बलून के अंदर हवा भर गई, क्या मेरी पेंसिल नीचे जा रही है? बलून था, बलून के अंदर हवा नहीं थी, मैंने हवा भरना स्टार्ट किया, हवा बढ़ती गई, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये फूल रहा है, जैसे जैसे बलून जो है वो फूल रहा है, मेरी जो पेंसिल है वो नीचे जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर जो डायफ्राम तुम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो डायफ्राम तुम देख सकते हो, जब हमारे लंग्स फूल जाते हैं, क्यों, जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, है कि नहीं। तो उस केस में क्या हो रहा होता है कि जो डायफ्राम है नीचे की साइड में, ये जो हमारा डायफ्राम है कि नहीं, ये जो डायफ्राम है, ओके, ये डायफ्राम जो है वो नीचे मूव कर जाता है, ठीक है, ये नीचे मूव कर जाता है। अब ये डायफ्राम का यूज़ क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बता रहे होंगे, तुम वैसे तो खुद नोटिस भी कर सकते हो, लेकिन चलो कमेंट करके बताना, है कि नहीं, ग्रेट। इनहेल किया, डायफ्राम जो है वो नीचे की साइड पुश हो गया, क्यों, क्योंकि अब लंग्स जो है, रिब्स भी थोड़ा सा आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, रिब्स मूव आउट, है कि नहीं। क्यों ऐसा, क्यों, अब इतना ज़्यादा भी नहीं तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो फूल रहे हैं, अब इसके अंदर एयर आ रही है, तो भाई एयर को जगह तो चाहिए ना। अरे क्या बात है, ग्रेट। अब जब हम एक्सहेल करेंगे, जब एयर को बाहर फोर्स आउट कर रहे होंगे, जब एयर बाहर निकल रही होगी, उस केस में क्या होगा, वापस से बैक टू नॉर्मल, ठीक है, वापस से बैक टू नॉर्मल, है कि नहीं। बलून के अंदर हवा फुलाई, बलून जो है वो फूल गया, लेकिन जैसी हवा निकाल दी, बलून वापस से जैसा था वैसा हो गया। यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। अब देखो, मैंने बलून फुलाया, मेरी पेंसिल नीचे चली गई, अब बलून में से हवा निकल गई, पेंसिल वापस से उसी जगह पर आ गई। सिमिलरली अब डायफ्राम जो है वो भी अपनी पोजीशन पर वापस आ चुका है, डायफ्राम मूव्स बैक इन केस ऑफ इन एक्सहेलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो रेस्पिरेशन का पूरा फंडा है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन का पूरा फंडा है वो यहाँ पर यार एल्वियोलाई के थ्रू हमें पता चलेगा। देखो बेसिकली जो एल्वियोलाई होता है ना, ठीक है, जो एल्वियोलाई होता है, और तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, जो लंग्स के अंदर हमारे एल्वियोलाई होते हैं, वहाँ पर कुछ सीन ऐसा होता है, कि एल्वियोलाई एक्ट एज द साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एल्वियोलाई जो होते हैं, ओके, एल्वियोलाई जो होते हैं दे एक्ट एज द साइट ऑफ एक्सचेंज। साइट ऑफ एक्सचेंज किस सेंस में भैया, साइट ऑफ एक्सचेंज किस सेंस में, मैंने कहा देखो जरा, मैंने बोला देखो जरा यार, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, ये हमारी माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ठीक है। अब तुम्हें यार हमेशा याद रखना है ये डायग्राम को बनाते समय कि यार देखो, अभी यार यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें जो डायग्राम की जो लेबलिंग है, ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार याद रखना है कि तुम पेपर में वैसी की वैसी छाप सको, ठीक है, पेपर में वैसी की वैसी छाप सको। क्योंकि यार ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, अगर इसका डायग्राम आपसे पूछ लिया गया तो हमको यही का यही पूरा कंठस्थ हुआ डायग्राम जो है वो इसके अंदर डालना होगा, है कि नहीं। अरे ग्रेट। तो देखो जरा, हमें पता है हम इनहेल करते हैं तो कुछ इस तरीके से एयर नीचे आएगी, है कि नहीं, एयर अंदर आ रही होगी। अरे ग्रेट। अब यार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे हैं ब्रोंकाई, ठीक है, फिर उसकी जो ब्रांचेस हैं वो है ब्रोंकायोल्स, ठीक है, और एल्वियोलाई जो है, ये जो एल्वियोलाई है बेसिकली इस एल्वियोलाई का काम क्या है, हमने इनहेल की, एयर गई लंग्स तक, एयर लंग्स तक गई। अब भाई साहब इसके बाद क्या एयर इनहेल क्यों कर रहे हैं हम लोग, हैं। तो कारण ये होता है कि ये जो एल्वियोलाई यहाँ पर होते हैं, जो तुम यहाँ पर बहुत ही डॉट देख सकते हो ना, जो एल्वियोलाई होते हैं बेसिकली ये एल्वियोलाई जो होते हैं दे एक्ट एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है ना, वो यहीं पर हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, हमें पता है कि हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है, क्यों वो हम आगे समझेंगे। लेकिन जो CO2 होता है वो पूरी बॉडी से, ठीक है, पूरी बॉडी से आता है, ठीक है। अब CO2 को बाहर निकलना है तो उसका जरिया क्या है भाई, वो लंग्स में जाता है, उसके बाद फिर हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यार ये जो हमारे एल्वियोलाई होता है ना, इट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज। हमारी पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगा। सिमिलरली बाहर से जो ऑक्सीजन आया है, ठीक है, बाहर से जो ऑक्सीजन आया है अब वो इस एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में जा रहा होगा। तो क्या है एल्वियोलाई का काम, क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज। पूरी बॉडी से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में से निकल के यहाँ पर एल्वियोलाई के थ्रू जो है वो बाहर निकलेगा,
बाहर निकलेगा। एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजन आ रहा है वो अब इस ब्लड में मिलेगा, है कि नहीं? अरे क्या बात है, ग्रेट। और ये कुछ इस तरीके के होते हैं हमारे एल्वियोलाई। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल से, और यहाँ पर हम एल्वियोलाई देख सकते हैं, है कि नहीं? ग्रेट। इट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। हमने समझ लिया, क्या बात है, ग्रेट। ओके, hemoglobin is a pigment present in RBCs that give blood its red color, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो हमारे ब्लड को उसका लाल कलर दे रहा होता है, ये चीज़ हम जानते हैं, है कि नहीं? अब बेसिकली क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन आया, ठीक है, एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज हो गया और अब ब्लड में आगे एंटर हो गया, ठीक है? तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है? ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन की पूरी तगड़ी बात जो है वो कर ली है। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? अच्छा, अमेजिंग, अरे क्या बात है, ग्रेट। ओके, तो हमने क्या क्या बातें कर ली यार? हमने बहुत सारी बातें कर ली है, ठीक है? एक सेकंड, ज़्यादा पास हो गया। तो हमने यार बात कर ली डाइजेशन की, अच्छा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने बात कर ली है रेस्पिरेशन की। क्या बात है भैया, अमेजिंग। हमने डाइजेशन की बात कर ली, हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद में फिर एक्सक्रीशन की। ओह क्या बात है। अच्छा, तो बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब। अभी हमने देखा ना, अभी हमने खाना एब्जॉर्ब किया, ठीक है? डाइजेस्टेड खाना जो था हमने ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया। अच्छा, तो उस एब्जॉर्ब खाने को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमें पता है कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय थे, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? बेसिकली वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ। अच्छा, ग्रेट। अब यार वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा ना। हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ से मैंने वो ट्रक वाला एग्जाम्पल दिया ना, वहाँ से हमें पूरी बॉडी के अंदर वो जो खाना है, जो एब्जॉर्ब खाना है, जो खाना भी एब्जॉर्ब किया गया है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रेट, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाई इज ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट? ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, गैसेस एक्सेट्रा। अब भाई साहब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है यार, उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है कि नहीं? तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स, और अगर मैं बात करता हूँ पानी की, अगर मैं बात करता हूँ मिनरल्स की, ये सारी चीज़ों को अगर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि अगर एक जगह से हमें दूसरी जगह पर जाना है तो हमें या तो एक साइकिल की ज़रूरत है, या फिर हमें एक बाइक की ज़रूरत है, या फिर हमें एक कार की ज़रूरत है। ओके, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हेलीकॉप्टर तो लेंगे नहीं, ठीक है? तो यार एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमको कोई मीडियम चाहिए ट्रांसपोर्ट का। सिमिलरली यार न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, गैसेस हो गए, इन सभी के सभी चीज़ों को अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मीडियम की, ठीक है? अच्छा, ग्रेट। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अच्छा, ओके। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मटेरियल विच इज टू बी एक्सक्रीडेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बॉडी की ज़रूरत है वही चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा यार हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी की बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है? उन चीज़ों को हमें बॉडी से बाहर थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है? अब वो जहाँ पर भी जनरेट हुआ है वहाँ से और उसको बॉडी से बाहर तो निकालना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होता है। अरे क्या बात है, ग्रेट। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसको मैंने अगेन तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर तुम्हें बहुत डिटेल में समझना है, बहुत मतलब एक्सट्रीम डिटेल में समझना है, तो फिर मैंने वो तुमको एक अलग से लेक्चर में करवा रखा है कि नहीं? ग्रेट। लेकिन यहाँ पर भी जो तुमको मैं समझाने वाला हूँ वो तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट्स। तो बेसिकली जो हमारे जाइलम टिश्यूज और जो फ्लोएम है, ठीक है, जो हमारा जाइलम है और जो फ्लोएम है, ये रिस्पॉन्सिबल फ्लोएम है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स और फूड वूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है? जाइलम जो होता है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। तो बेसिकली जो भी सॉइल से जो है वो ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है, जो वाटर और जो मिनरल्स जो है वो ऑब्टेन हो रहे होते हैं, जाइलम जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं फ्लोएम की बात करता हूँ, ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी कि यार जो भी फूड बन रहा है, ठीक है, जो भी फूड अभी बना है, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि भाई प्लांट को फूड चाहिए। अच्छा, अब जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को, ध्यान से सुनना, उस प्रोडक्ट को बाकी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए फ्लोएम काम आता है। तो हमने क्या बात कर ली? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है? जाइलम जो होता है वो पानी और जो मिनरल्स मिल रहे होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और अगर मैं फ्लोएम की बात कर रहा हूँ तो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड या फिर इट ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि वहाँ पर लीव्स में हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस, ग्रेट, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओहो भैया क्या बात है, अमेजिंग। इतना ही है, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम इंसानों की बात करते हैं, अब हम हमारी बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, हमें पता है यार, एक चीज़ हमको पहले से ही पता है इसके बताने से पहले कि यार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं ब्लड क्या होता है। मैंने कहा यार ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड दैट इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू। टू बी मोर प्रिसाइज, इट
It's a transport liquid which is pumped by the heart to different parts of the body, after which it comes back to the heart. देखो अभी हमने बात की थी यार रेस्पिरेशन की, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी रेस्पिरेशन की, क्या बात है, अमेजिंग। उसमें मैंने तुमको बताया था कि कैसे एल्वियोलाई एक्ट्स एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज, एल्वियोलाई एक्ट्स एज अ साइट ऑफ एक्सचेंज। जैसे वहाँ पर क्या होता है कि CO2 जो है वो ब्लड से बाहर निकल रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर कर रहा होता है। अच्छा, ब्लड में ही क्यों? ब्लड में इसलिए क्योंकि ये ब्लड ही है जो कि हर एक चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। क्या ये वाइब हम समझ पा रहे हैं? आ रही है वाइब? ओहो भैया क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यार ये ब्लड का काम है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह पर बॉडी में ब्लड ही काम आ रहा है, ठीक है, ब्लड ही वो मैसेंजर है, ठीक है, ब्लड ही वो दोस्त है जो हर एक चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, क्या बात है। अच्छा, अब ब्लड के यार कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। हम हमारी बुक के अंदर कुछ 3 तरीके के कंपोनेंट्स पढ़ रहे होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ग्रेट। तो प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गए जिनको हम RBCs कहते हैं या फिर जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कह रहे होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स हो गया जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कह रहे होते हैं या फिर WBCs बोल लो, है कि नहीं, ग्रेट। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है उसका 55% हमारा प्लाज्मा है, ओके। इट कंटेन्स 91 to 92% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 0.1% ग्लूकोज। अब यार अगर तुम ये पर्टिकुलरली नंबर पर ध्यान ना दो तो ही बेहतर है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर कुछ और लिखा होता है, कुछ कुछ जगहों पर कुछ और लिखा होता है। हमको ये पहले से पता है, हम बचपन से जानते हैं यार कि जो डेटा होता है ना वो हर जगह सेम नहीं होता, किसी बुक में कुछ और होगा, किसी बुक में कुछ और होता है कि नहीं। तो हमारे लिए सिर्फ इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा क्या है। भाई प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, प्लाज्मा क्या है, वो एक कॉम्पोनेंट है हमारे ब्लड का, ठीक है। बाकी हमने समझ लिया कि उसके अंदर पानी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ओहो क्या बात है। अब बात करते हैं RBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की, और एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं मेंशन करना भूल गया वो थी प्लेटलेट्स, ठीक है, वो थी प्लेटलेट्स। आगे बात करते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स एंड टेक बैक CO2 टू द लंग्स। तो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स की मदद से ही जो हमारा ऑक्सीजन है वो सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब जहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बदले में उसको क्या दे रहे होते हैं? बोलते भाई ऑक्सीजन दे दे, ये CO2 ले जा, CO2 कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल्स बेचारे क्या कर रहे होते हैं? ये CO2 जो होते हैं इसको भी लंग्स तक पहुँचा रहे होते हैं और वहाँ से जो ऑक्सीजन मिलता है उस ऑक्सीजन को भी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा रहे होते हैं। क्या बात है, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ वाइट ब्लड सेल्स की, तो बेसिकली यार दे हेल्प इन फाइटिंग डिजीजेज एंड अटैक द फॉरेन बॉडीज इन द ब्लड। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है, तो उनको फाइट करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए काम आते हैं। बेसिकली तुम समझ सकते हो कि इम्यूनिटी इंप्रूव वगैरह करने के लिए, हाँ, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अच्छे रहते हैं, ठीक है, अच्छे रहते हैं मतलब क्या, हमारे अंदर होते ही हैं, ठीक है, ग्रेट। और RBC कंपैरिजन में जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, RBCs के कंपैरिजन में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ओके, अमेजिंग। अगर मैं ब्लड प्लेटलेट्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग और इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा, हम गिर जाते हैं, है ना, वहाँ से खून निकल रहा होता है और ड्रेसिंग वेसिंग हम लोग करते हैं, है ना, डेटल वेटल लगाते हैं, उसके बाद में फिर क्या होता है, पट्टी लग जाती है, ठीक है। थोड़े दिन बाद पट्टी निकालते हैं, देखते हैं उस पर पपड़ी जम गई है, हम बड़े होशियार वो पपड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, निकाला मत करो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है, वहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगा है, उस वुंड को अब हील किया जा रहा है धीरे धीरे। कौन हील कर रहा है? कोई सामने से हील कर रहा है कि नहीं? हमारी बॉडी ही उसको धीरे धीरे हील कर रही होती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो रही होती है धीरे 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 धीरे। फिर क्या होता है, हम देख सकते हैं कि हमारी स्किन वापस से आ जाती है, ठीक है, ग्रेट, ओके, अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा, अब हमने क्या बात कर ली, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली। क्या क्या थे भाई साहब? प्लाज्मा देख लिया हमने, WBCs देख लिए, रेड ब्लड सेल्स देख लिए, इनके हमने फंक्शंस भी देख लिए, यूजेस भी देख लिए, क्या क्या होते हैं, बड़ी ही क्विकली, बहुत ही आसान थे। अब हम बात करते हैं कि हमारे ब्लड का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो यार ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये पता है, ये 100% सत्य है कि यार जो हमारे लंग्स से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हम देख पा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, वो पूरी बॉडी तक कौन पहुँचा रहा है? वो ब्लड पहुँचा रहा है कि नहीं, ग्रेट। अब इसके बाद में एक और चीज़ ये भी सत्य है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, अच्छा, बॉडी के अंदर कोई और ट्रांसपोर्ट करने वाला है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रही होती है? ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ही नहीं, ग्रेट। तो ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, इट फॉर्म्स क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। भाई अगर
लग गई है, गिर गए हैं, तो वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, क्लॉटिंग होगी। अच्छा, उसके बाद में ब्लड जो है इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनीज एंड लिवर। यार इतने सारे फंक्शन जो तुम्हारे बुक में तुम्हें देखने को मिलेंगे, तुम्हें जो भी 3 4 5 अच्छे लग रहे हैं याद करने लायक तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने तुम्हें चीज़ें समझा दी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ग्रेट, अब यार हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे होंगे, इसके अंदर हम बात कर रहे होंगे आर्टरीज की, वेन्स की और कैपिलरीज की। अच्छा ग्रेट, आर्टरीज क्या होती है, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरीज आर दी ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, दीज आर दी ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है कि नहीं। वेन्स क्या होती है, ठीक है, वेन्स क्या होती है, वेन्स जो होती हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये क्या कर रही थी भाई, ब्लड को जो है वो हमारे हार्ट से दूर लेकर जा रही थी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। लेकिन जो वेन्स होती है ना, इनको बड़ा प्यार है हार्ट से, ये बोलती है दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जरा दिमाग लगाओ यार, जरा दिमाग लगाओ, पहले केस में क्या था कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाया जा रहा है, ये चीज़ तुमको हार्ट जब हम समझेंगे तब अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है वेन्स का, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, क्या बात है, अमेजिंग। कैपिलरीज की बात करते हैं, तो बेसिकली कैपिलरीज आर टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स, ठीक है। तो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके बीच का जो कनेक्शन हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, कैपिलरीज के थ्रू। बात खत्म है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हार्ट की, ठीक है। हार्ट का जो यहाँ पर अभी तुम सिस्टम समझने वाले हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ऑल राइट, अमेजिंग, ग्रेट, क्या बात है, ठीक है। तो बेसिकली यार हमें एक चीज़ पता है कि जब एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होता है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद में फिर इन रिटर्न ब्लड को क्या मिलता है, सेल्स से क्या दे रहे होते हैं, वो CO2 दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो CO2 जो है वो अगेन जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाता है। लेकिन बीच में इस हार्ट का भी कुछ ना कुछ काम होता है, इस हार्ट का भी कुछ ना कुछ काम होता है। ओके, तो बेसिकली होता ये है ना कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, हमारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑलराइट, वो इस सुपीरियर वेना कावा से और ये नीचे वाली इन्फीरियर वेना कावा से पूरी, मतलब ये सुपीरियर वेना कावा क्यों कि बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स और इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स, ठीक है। तो सारे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स से जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है भाई साहब, ठीक है, वो सारा का सारा ब्लड जो है वो इस सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर। अब यार हार्ट के अंदर भी 4 चेंबर्स होते हैं, इसे हम कह रहे होते हैं राइट एट्रियम, तो मैंने RA लिख दिया। इसे हम कह रहे होते हैं राइट वेंट्रिकल, तो मैंने RV कह दिया। इसे हम कह रहे होते हैं लेफ्ट एट्रियम, तो मैंने LA कह दिया। और इसे हम कह रहे होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तुम बोले कि भैया ये तो लेफ्ट में राइट है, मैंने कहा तुम अपनी नज़रिए से मत देखो, तुम हार्ट के नज़रिए से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या हम फील समझ पा रहे हैं? अरे क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, तो क्या होता है ना कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है, वो एंटर करता है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। वो कहाँ एंटर करता है? हमारे राइट एट्रियम में एंटर करता है। ओहो भैया, क्या बात है भैया, अमेजिंग भैया, है कि नहीं। अब यार राइट एट्रियम से, ठीक है, ये एंटर करता है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जो नीचे वाला चेंबर हम देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। बीच में एक वॉल्व हम देख सकते हैं, जो कि यार बीच में हम एक वॉल्व देख सकते हैं। इस वॉल्व का काम क्या होता है? मैंने कहा इस वॉल्व का ये काम होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो यानी कि बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, तो यार जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इस केस में हमें देखने को मिलता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इस केस में हमें देखने को मिलता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तुम कैसे याद रखोगे? राइट और ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड, राइट में आर आ रहा है और ट्राइकस्पिड में भी आर आ रहा है ना, तो तुम ऐसे याद रखना, क्योंकि आगे जब मैं लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूंगा वहां पर भी एक वॉल्व आएगा, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, है कि नहीं, ग्रेट। अच्छा, अब सोचो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर किया, ठीक है, राइट एट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यार? ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? ये सारा का सारा ब्लड जाएगा लंग्स में। क्यों? क्योंकि वहीं पर जाकर ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बनेगा। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। तो यहाँ से यार, जहाँ पर मैं अभी तुम्हें ब्लैक से कुछ मार्क करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैक से मार्क करके दिखाऊंगा, है कि नहीं, ये देखो, ये देखो, पल्मोनरी आर्टरी, ये देख सकते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ये हमारा
ब्लड होता है वो चले जाता है लंग्स में। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर जाकर ये ऑक्सीजनेट होके आएगा, है कि नहीं। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है अब वो लंग्स की तरफ जा रहा है। ओहो भैया क्या बात है। अच्छा, तो हमने ये बात कर ली कैसे बॉडी में से ब्लड जो है वो आ रहा होता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर, फिर एंटर करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व का काम क्या है? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। उसके बाद में फिर हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ इतना क्योंकि आगे मैं कुछ और तुमको बताऊंगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो है ब्लड हमारा वो लंग्स में चले जाता है, ठीक है। अब लंग्स में क्या होने वाला है? अब बेसिकली लंग्स की तरफ चले जाता है। अब वहाँ पर क्या होने वाला है? वहाँ पर ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, है कि नहीं। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वहाँ का सिस्टम भी पूरा खत्म हो गया, वहाँ का सिस्टम भी समाप्त हो गया। अब वहाँ से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो वापस से कहाँ एंटर करता है? वो एंटर करता है हमारे हार्ट में, ठीक है, वो एंटर करता है हमारे हार्ट में। अरे क्या बात है, अमेजिंग, क्या बात है, अमेजिंग। ओके, तो यहाँ पर जो हम पल्मोनरी वेन देख सकते हैं, जहाँ पर अभी मैंने ब्लैक से मार्क किया, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन्स हम देख सकते हैं, है ना, क्या बात है, अमेजिंग, क्या बात है, अमेजिंग। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये वाला है, ये वाला, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कहाँ के इनलेट, कहाँ मतलब कहाँ से आ रहा है? ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। अच्छा ग्रेट। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग से आ रहा था, ठीक है, अब वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में वापस से एंटर करता है, लेकिन अब वो राइट एट्रियम में एंटर नहीं करता, अब वो एंटर करता है इस लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, इस लेफ्ट एट्रियम में वो एंटर कर रहा होता है। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब लंग से जब ब्लड ऑक्सीजनेट होके आया, अब वो एंटर कर रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। अच्छा, इसके बाद में अगेन हम जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम से ये जाने वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल में, है कि नहीं, लेफ्ट एट्रियम से ये जाने वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग, क्या बात है। ओके, अब इस केस के अंदर भी एक वाल्व होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, इसे हम बोल रहे होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसे हम बोल रहे होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो हमारे किसके केस में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के केस में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में होता है बाइकस्पिड वाल्व। ये फील हम समझ गए। अच्छा अमेजिंग। अब क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग से ऑक्सीजनेट होकर आया था वो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में फिर सीन कुछ इस तरीके का हो रहा होता है, ठीक है, सीन कुछ इस तरीके का हो रहा होता है कि जो हमारा ब्लड है वो आयोटा के थ्रू, ठीक है, आयोटा के थ्रू हमारी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ओहो क्या बात है, अमेजिंग, है कि नहीं। हमने देखा यार सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी से आया, ठीक है। कहाँ एंटर किया? राइट एट्रियम में। उसके बाद कहाँ एंटर किया? राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में। क्यों? वहाँ पर जाकर ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। हम बोलते हैं ना विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए, उस तरीके से लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होने के लिए। अच्छा, वहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से हार्ट में आएगा। हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ब्लड जो है हमारा वो हार्ट में कितनी बार आ रहा है यार? 2 बार आ रहा है ना। वो हार्ट में कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे होते हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत ईजी टर्मिनोलॉजी यार, डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है, ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार आ रहा है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो आया लेफ्ट एट्रियम में। ये कैसा ब्लड है? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यार ये जो हमारा ब्लड था वो आया अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बात है, अमेजिंग। उसका एक यार इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी तुम देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर हमारे राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी से, ठीक है, पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आ रहा है? पूरी बॉडी से आ रहा है। ये कंफ्यूज मत होना, वेना कावा यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से तुमको दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर तुम सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर भी देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो पूरी बॉडी से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है हमारे हार्ट में, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं ब्लड कैसे जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है ना, ये देखो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं। ग्रेट, अमेजिंग। उसके बाद में फिर जो हमारा ब्लड है वो अगेन किस तरीके से हमारे हार्ट में आ रहा है और फिर बॉडी में जा रहा है। क्या बात है। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली जो भी प्रेशर हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट बना रहा होता है, ठीक है, उसे हम कह रहे होते हैं ब्लड
प्रेशर, ठीक है। अब यार ये जो पोर्शन है अगेन आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि हम हर एक टॉपिक में यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और हर एक चीज़ में पढ़ेंगे, है कि नहीं? ऑल राइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन की, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। अमेजिंग, क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सक्रीशन, देखो हमारी बॉडी के अंदर ना जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पचा रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितना भी हमने खाया है वो सारा का सारा हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइज या फिर यूज़फुल होगा। सही है कि नहीं है? अरे बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हमारे घर के अंदर भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पूरा अटाला पड़ा होता है। क्या वो अटाला किसी भी काम का है? नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, घर में जगह घेर रहा है। सिमिलरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पहली बात तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम रखते हैं तो जगह घेरेंगे, है कि नहीं? ग्रेट, है ना? ओके, अमेजिंग। और उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यार ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बात है। अभी हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की बात भी करेंगे और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात भी कर रहे होंगे। इज दिस बंटी? नो, दिस इज नॉट बंटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। देखो जरा, जब फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में हमारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो रिलीज क्या कर रहा होता है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है ना? ऑक्सीजन। बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस का एक, इट कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? जो ऑक्सीजन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, हमारे जो प्लांट्स हैं उनके फोटोसिंथेसिस का हम उसको एक वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्या ये फील हम समझ पा रहे हैं? ग्रेट। अच्छा, रेस्पिरेशन होता है ना? देखो यार, एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं कि रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी हो रहा होता है, रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों बहुत ही अलग प्रोसेसेस हैं, इनको बिल्कुल भी सेम मत समझना। अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो प्लांट्स के केस में भी, ठीक है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली रेस्पिरेशन को तुम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल एक्सहेल मत समझो, तुम इसको ये समझो यार कि रेस्पिरेशन में एनर्जी निकालने की, एनर्जी निचोड़ने की जरूरत होती है हमारी फूड से, ठीक है। और उसके लिए अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो प्लांट्स के केस में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। और अगर मैं एनिमल्स हमारी बात करूँगा, ह्यूमंस की बात करूँगा, तो भी हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ग्रेट। और बदले में प्लांट्स क्या रिलीज कर रहे होते हैं? CO2 रिलीज कर रहे होते हैं, और हम भी क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं, है कि नहीं? ग्रेट। तो मुझे एक सवाल आया है, वो सवाल का जवाब तुम दोगे, क्या फोटोसिंथेसिस रात में हो सकता है? ये रेस्पिरेशन वाला पोर्शन पूरा अलग होता है यार। रेस्पिरेशन जब प्लांट परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? उस चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली दी ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, है ना? ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो डाइजेशन हो जाएगा। इट इज़ बेसिकली रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, है कि नहीं? ग्रेट। तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब प्लांट्स को भी फूड से हमारे एनर्जी को रिलीज करना है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अरे क्या बात है, ग्रेट। तो हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगर मैं ट्रांसपिरेशन की बात करता हूँ, ऐसी प्रोसेस जिसमें से हमारे प्लांट में से पानी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है? उसका बेसिकली पानी जो होता है वो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। देखो अब यार हमने एक चीज़ समझ ली है, हमने ये सब छोड़ दो, तुम ये वाटर का भी सीन छोड़ दो, अभी तुम सिर्फ ये समझो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये दोनों फंडे क्लियर हो चुके हैं तो वी आर गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। प्लांट्स के अंदर हमने देख लिया कैसे हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किस प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किस प्रोसेस का? रेस्पिरेशन का। दोनों में फर्क है, ये चीज़ याद रखना। अमेजिंग। कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि बेसिकली एक्सक्रीशन, मतलब देखा जाए तो वो प्लांट के लिए काम के नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे? गम्स, रेजिन्स, रबर एंड लेटेक्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। देखो यार, गम्स, रेजिन्स, गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ें प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए कितने यूजफुल है कि नहीं। तो यार इन जनरल तुम देखो प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजफुल हैं। जो पेड़ इतने कटते हैं हर जगह, तुम सोचो कितने इंपॉर्टेंट है यार ये। इनके वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए हमारे जीवन गुजारने का जरिया है कि नहीं। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इंक्लूड स्किन, है ना, स्किन के थ्रू क्या होती है? स्वेटिंग हो रही होती है। लिवर बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स एंड किडनीज। ओहो क्या बात है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, बहुत ही फटाफट से हम लोग इसको समाप्त कर रहे होंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये रही किडनीज हमारी, है ना, ये रही किडनीज हमारी। ओके, उसके बाद में पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये रहे यूरेटर्स, है ना, ये रहे यूरेटर्स। ओके ग्रेट। एंड यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा। और एक ब्लैडर भी होता है, ये जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना,
ये क्या है, दिस इज आर ब्लैडर। ओहो क्या बात है। किडनीज आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन इन द एब्डोमेन, ठीक है। किडनीज आर प्रेजेंट, हमें पता है हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, ओके क्या बात है। दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। किडनीज जो होती है, किडनी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। ओहो क्या बात है, ग्रेट, अमेजिंग। एंड यूरिन फ्रॉम किडनी पासेस थ्रू यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब तुम सोचो, वही मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। नल से, ठीक है, मान लो कि हमारी जो टंकी होती है ना, टंकी, उसमें एक नल लगा हुआ है और हमें एक बाल्टी के अंदर पानी डालना है। या तो हम वो बाल्टी को उस टंकी के अंदर डुबा के पानी निकाल सकते हैं, या फिर हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उस नल में क्या किया, पाइप अटैच कर दिया और उस पाइप का जो दूसरा एंड है वो हमने बाल्टी में डाल दिया। सिमिलरली यार यहाँ पर भी क्या होता है कि जो किडनीज होती है ना, किडनी से इस यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन पहुंचाने के लिए इन यूरेटर्स का काम आता है कि नहीं। क्या करते हैं ये यूरेटर्स, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर। क्या ये फिल्म समझ पा रहे हैं, अमेजिंग, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बेसिकली यार हमारी किडनी के अंदर जो हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वो किन के कारण हो रहा है, बेसिकली किडनी के अंदर यार ईच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन, ठीक है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। ईच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या वाला है भैया, आगे समझते हैं। देखो अब यार जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा होता है ये हम समझते हैं। इसके अंदर हम लोग 3 प्रोसेस देख रहे होते हैं। पहली होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी होती है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी होती है सीक्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स आर फिल्टर्ड इन दिस प्रोसेस बाय द किडनीज, तुम पढ़ के ही समझ सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। तुम सोचो यार, अगर हमने ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन को भी फिल्टर आउट कर दिया है तो ब्लड में कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना, तो उसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं, जैसे कि ये ब्लड सेल्स और ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स वोटीन्स को छोड़ के, है कि नहीं। एग्जाम्पल यूरिया, पानी, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये फिल्टर आउट हो जाती हैं। लेकिन ब्लड के कंपोनेंट्स भाई, प्लाज्मा हो गया, हमारा ब्लड सेल्स हो गए, क्या इन्हें हम निकाल सकते हैं बॉडी में से बाहर? नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अमेजिंग। अब हमें रियलाइज़ होता है यार, हमें नहीं मतलब हमारे सिस्टम को ये रियलाइज़ होता है कि कुछ इसेंशियल चीज़ें जो है वो भी फिल्टर आउट हो गई है, ठीक है। जैसे कि हमारा पानी, जैसे कि सोडियम, जैसे कि ग्लूकोज, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हमारी बॉडी से बाहर निकलने वाले हैं, है कि नहीं। यानी कि कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ये फिल्टर आउट हो चुके हैं, इनकी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो क्या होता है कि ये जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, इन्हें वापस से रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। अच्छा, तो जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ब्लड के अंदर वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें रियलाइज़ हो गया कि इनको बाहर नहीं भेजना है। अच्छा, और तीसरी स्टेप में क्या होता है, सीक्रीशन। द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज नोन एज सीक्रीशन, है कि नहीं। क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट। ये तीनों प्रोसेस मैंने अगेन तुम्हें डिटेल में समझा रखी है। यहाँ पर हमने यार क्विकली देखा कि क्या होती हैं ये तीनों प्रोसेसेस। ये भी तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारा चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा, है कि नहीं, अमेजिंग, अरे ग्रेट। ये हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर ये जो हमारा पूरा नेफ्रॉन है, इसके अंदर यार ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये जो यहाँ पर कैप्सूल टाइप जो स्ट्रक्चर बना है ना, ऐसा ये कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर, इसे हम बोल रहे होते हैं बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, इसे हम बोल रहे होते हैं बोमैन्स कैप्सूल। तो पढ़ लो यार। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिगिंस इन द नेफ्रॉन इन द किडनी, ब्लड ट्रैवल्स थ्रू अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर ये बीच में जो तुम ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम कह रहे होते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसे हम कह रहे होते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है इसके थ्रू, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज, ओके, इट ट्रैवल्स थ्रू ग्लोमेरुलस। क्या बात है। इट इज सराउंडेड बाय बोमैन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये बीच वाला, इट इज सराउंडेड बाय बोमैन्स कैप्सूल। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, उसके बाद में द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमको पता है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमको पता है, ग्रेट। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दिस रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिलेक्टिवली अलाउइंग सब्सटेंसेज यूजफुल टू बी रीअब्जॉर्ब्ड एक्सक्लूडिंग दोज नॉट नीडेड बाय द बॉडी। देखो यार, हो सकता है कि जो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ इसमें कुछ ऐसे, हाँ मैं तुमको अब एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि एक ग्रुप में से क्या हुआ कि एक इंसान ने 5 से 6 टैलेंटेड बंदों को जो है वो हायर किया, ठीक है, 5 से 6 टैलेंटेड बंदों को जो है वो हायर किया है ना, और बाकी लोगों को जाने दिया। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो लोगों को उसने जाने दिया है उसमें से भी 2-3 लोग जो हैं वो टैलेंटेड हैं, ठीक है, क्या तुम फील समझ पा रहे हो। तो उसने उनको भी हायर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है कि जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो भी चली जाती हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं इनकी इंपॉर्टेंस है, तो इन्हें रीअब्जॉर्ब किया जाता है। क्या बात है, अमेजिंग। ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, एक्सेट्रा। ऑल राइट, तो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। हीमोडायलिसिस जो है,
ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे हमारी एनसीईआरटी से। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक में मैंने तुम्हें एक ना एक चीज़ दी है एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए। बाकी हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर की क्विज तुमको नीचे मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, ग्रेट। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार, वील मीट द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।